टॉपिक है RMSA, रमसा। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात की थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है ना, जिसके तहत जो भारत सरकार की जो योजना थी, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई कि जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उसके बाद उसके आगे की शिक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और बच्चे को प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा के आगे भी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन उसको प्राप्त हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रमसा, RMSA शॉर्ट में। ठीक है, चलिए सब लोग डालिए, ऊपर डालिए हेडिंग RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मैम पिछली हेडिंग नो रिजेक्शन पॉलिसी थी। नहीं, नो रिजेक्शन पॉलिसी तो सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग मैंने बताया था आपको कि सर्व शिक्षा अभियान का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो, कि सर्व शिक्षा अभियान में ये कहा गया था कि हम किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। नो रिजेक्शन। हम नहीं कह सकते कि ये बच्चा विकलांग है इसलिए पढ़ ही नहीं सकता, हम नहीं कह सकते कि ये बच्चा स्कूल तक आने में असमर्थ है इसलिए हम इसको नहीं एनरोल करेंगे। किसी भी कारण से, किसी भी ग्राउंड पे हम किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ये मतलब है नो रिजेक्शन पॉलिसी का। ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत थी ये पॉलिसी। अब हम बात कर रहे हैं रमसा की, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत, जब बच्चा 8वीं कक्षा से और ऊपर की शिक्षा प्राप्त करनी है, उसको माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करनी है, उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, यस मैम। तो सबने हेडिंग डाल दी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ब्रैकेट में रमसा। लिखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना का प्रारंभ मार्च 2009 में किया गया। इस योजना का प्रारंभ मार्च 2009 में किया गया। लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अब डालिए हेडिंग रमसा के लक्ष्य। मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, रमसा, आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
रमसा का लक्ष्य, क्या लक्ष्य लेके इसको प्रारंभ किया गया था? ये डाली हेडिंग। पहला पॉइंट, वर्ष 2017 तक नामांकन दर को 100% करना। मैम नामांकन के बाद क्या बोला? नामांकन दर, नामांकन दर को 100% करना, मतलब सन 2017 तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में जो भी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका नामांकन हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया। जैसे एसएससी में हमने क्या लक्ष्य रखा था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन का, और इसमें हमने 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया। पहला पॉइंट लिख लिया सबने? दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में, प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय एवं 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना। उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना। थर्ड पॉइंट, वर्ष 2020 तक विद्यालयों में 100% ठहराव करना। 100% ठहराव करना। ठहराव करने का मतलब, ठहराव करने का क्या मतलब हुआ? किसी को समझ में आ रहा है? बच्चा मैम स्कूल में रुकना सीखे। हाँ, कि बच्चा स्कूल छोड़ के जाए ना, बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़े ना, ये सुनिश्चित करना 2020 तक कि प्रत्येक बच्चा जिसका स्कूल में नामांकन करवाया गया है वो रेगुलर स्कूल आता रहे, बीच में पढ़ाई को छोड़े ना, इस बात को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से समाज के कमजोर वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा सुलभ करवाना। विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बालक और बालिकाएं।
ठीक है। SC ST और OBC के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो बच्चे आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय जो हमारा है, उन सभी बच्चों को जो कि इस आयु वर्ग में हैं, माध्यमिक शिक्षा जिनको मिलनी चाहिए, उन सभी को माध्यमिक शिक्षा सुलभ करवाना, उन सभी के लिए ये इसका एक लक्ष्य था। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य। अगला टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए, रमसा के उद्देश्य। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, जो बच्चे दृष्टि बाधित हैं इस क्लास में, वो मेरा जो मैं बोलती हूँ उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? कोई बच्चा बताए। यस मैम। रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा? हाँ मैम, मेरे क्लास का है, शिवम कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्लासमेट है तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छा ठीक ठीक, वेरी गुड। वही मैं रोज पूछना भूल जा रही थी कि जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ना। ठीक है, आपको नोट्स मिल रहे हैं ना सब बच्चों को? कोई दिक्कत मैम आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया, रमसा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य लिखिए, 15 से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को पंद्रह से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पहला उद्देश्य। सेकंड पॉइंट, शिक्षा का ऐसा माहौल पैदा करना, शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार करना जिससे आर्थिक, सामाजिक, असमानता, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता एवं लिंग भेद समाप्त हो सके। ठीक है, शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार करना जिससे आर्थिक एवं सामाजिक असमानता तथा लिंग भेद समाप्त हो सके। ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य, योजना के प्रारंभिक 5 वर्षों में 75% नामांकन का लक्ष्य हासिल करना। अगला पॉइंट, निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुरूप सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं
एवं गुणवत्तापूर्ण योग्य शिक्षकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, कि जो भी एक विद्यालय में भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी भौतिक सुविधाओं को पूरा करना और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विद्यार्थियों को आवागमन की सुविधा के लिए सुरक्षित यातायात सुविधा एवं आवासीय सुविधाएं मुहैया कराना। आवासीय सुविधाएं मुहैया कराना। आप लोगों ने सुना होगा कि जगह जगह पर स्कूल खोले गए हैं जो आवासीय विद्यालय। आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम सुना होगा, है ना? तो इस तरह के विद्यालय, हाँ, इस तरह के विद्यालय खोल के जो सरकार इसी माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही ऐसे विद्यालयों को खोल रही है जहां पे बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा सके और जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको आवासीय सुविधा भी प्रदान की जा सके। तो इस तरह से ये इसी का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा अति गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे बालक तथा बालिकाओं के बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि हो सके। ठीक है, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों के अंदर उनका सामाजिक विकास भी हो, उनका सांस्कृतिक विकास भी हो और बौद्धिक विकास भी हो। इस तरह की शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए। तो ये हुआ रमसा के उद्देश्य। अब लिखिए, नेक्स्ट डालिए हेडिंग, रमसा की कार्य योजना। नेक्स्ट हेडिंग है रमसा की कार्य योजना। पहला पॉइंट लिखिए, यह सुनिश्चित किया गया कि देश में आवश्यकतानुसार माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। नंबर 2,
पहले से उपलब्ध विद्यालयों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। नंबर 3, मैम क्षमता में आगे क्या आपने बोला? क्षमता में वृद्धि की जाएगी, वृद्धि। नंबर 3, जन सहायता से नए विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, जहां माध्यमिक विद्यालय नहीं है, उन स्थानों को चिन्हित कर वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। अगली हेडिंग डालिए। मैम ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला, जहां माध्यमिक विद्यालय नहीं है उन स्थानों को चिन्हित करके वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। ओके। इन जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ समझाने की चीज नहीं है। आप लोग को क्लियर हो रहा है ना सारे पॉइंट्स? अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट डालिए हेडिंग, रमसा के तहत विद्यालय के आधारभूत संसाधन। रमसा के तहत विद्यालय के आधारभूत संसाधन। अब कौन कौन से संसाधन विद्यालय में होने चाहिए जिनको उपलब्ध कराया जाएगा? पहला पॉइंट, पेयजल की सुविधा, पेयजल पीने के पानी की सुविधा, बिजली की आपूर्ति, टेलीफोन व इंटरनेट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, बिजली की आपूर्ति, टेलीफोन एवं इंटरनेट की सुविधा। दूसरा पॉइंट, रैंप एवं शौचालयों का निर्माण, रैंप एवं शौचालयों का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण। पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब एवं
प्रयोगशालाओं का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं फर्नीचर की उपलब्धता। अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं फर्नीचर की उपलब्धता। अगली हेडिंग है रमसा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री। पहला लिखिए, पाठ्यक्रम का पुनः अवलोकन, पाठ्यक्रम का पुनः अवलोकन एवं सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण मतलब जो पाठ्यक्रम ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है, उसको समय समय पर उसका पुनः अवलोकन करना कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको इसमें हमें और जोड़ना चाहिए, कुछ ऐसे विषय तो नहीं है आज के समय के जो हमें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो समय समय पर पाठ्यक्रम का पुनः अवलोकन करना बहुत आवश्यक होता है। और उसका जो मैंने कहा सुदृढ़ीकरण मतलब उसमें उसको बहुत स्ट्रांग बनाना, उसमें नए नए विषयों को जोड़ना और जो भी करंट हमारा सिनेरियो है उस सिनेरियो में उसको फिट करना कि वो बच्चों के अंदर हर तरह के ज्ञान का संचार कर सके। तो पाठ्यक्रम को समय समय पर अवलोकित करना। दूसरा पॉइंट लिखिए, आईसीटी एवं अन्य सहायक शिक्षण सामग्रियां जैसे कंप्यूटर, तथा प्रोजेक्टर आदि। कंप्यूटर तथा प्रोजेक्टर आदि मतलब ऐसी शिक्षण सामग्रियों को उपलब्ध कराना जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ठीक है, और प्रोजेक्टर्स। तो इससे क्या हो गया, जो नई नई टेक्निक्स हैं बच्चे उनके द्वारा भी पढ़ाई करें। जो नई टेक्निक्स है वो खाली प्राइवेट स्कूलों तक सीमित ना रह जाए, सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर हो, यहाँ के बच्चे भी क्या बोलते हैं इंटरनेट को यूज करें, यहाँ के बच्चे भी प्रोजेक्टर से के माध्यम से पढ़ाई करें। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन सब टेक्नोलॉजीज को इन बच्चों को भी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, परीक्षा प्रणाली का
पुनः अवलोकन, परीक्षा प्रणाली का पुनः अवलोकन। अब इसका क्या मतलब हुआ, परीक्षा प्रणाली का पुनः अवलोकन का मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी परीक्षा लेने का जो एक तरीका चला आ रहा है, पुराना परीक्षा लेने का जो तरीका चला आ रहा है, उसको रिवाइज करना, उसको बच्चों की आवश्यकता के अनुसार रिवाइज करना। क्योंकि पहले क्या चला आ रहा था कि हमको बस 100 नंबर का पेपर है और इतने नंबर का ये हो, इतने नंबर का ये होगा, 100 में से बच्चे को मार्क्स मिल जाएंगे। अब जब हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, हर कैटेगरी के बच्चे हैं, उसमें दिव्यांग बच्चे भी हैं, लर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, तो हमारा जो परीक्षा का जो प्रणाली होनी चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके ऊपर, जो सबको लेके चले। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों को राइटिंग में दिक्कत है, जिन बच्चों को LD राइटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक से लिख नहीं पाते हैं, उनका हम ओरल एग्जाम ले लें, ठीक है। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है उनको हम एक्स्ट्रा टाइम दे दें। तो इस तरह के कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। लॉन्ग आंसर्स की जगह हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। तो परीक्षा प्रणाली जो एक जो घिसी पिटी चली आ रही है, उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है। ये भी रमसा में इसका भी ध्यान दिया गया। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट डालिए हेडिंग अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक बेटा, टीचर्स, लास्ट हेडिंग है रमसा में अध्यापकों के बारे में। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, अध्यापक में सेवारत शिक्षकों की कार्य दक्षता के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका मतलब हुआ कि जो भी अध्यापक पहले से हैं उन विद्यालयों में, उनको और ज्यादा प्रशिक्षण देना, जिससे वो अपनी कार्य दक्षता को और बढ़ा सके और हर तरह के बच्चों के साथ डील कर सके। तो अध्यापकों की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षित करवाना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालय हेतु दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालय हेतु शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान करना। शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान करना मतलब जो शिक्षक कहीं दूर से आ रहा है उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उसके रहने की व्यवस्था करना। एंड लास्ट पॉइंट, विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित विषय के अध्यापकों की नियुक्ति करना। विज्ञान, मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित के अध्यापकों की नियुक्ति करना, अलग अलग नियुक्ति करना। देखिए, जब प्राथमिक शिक्षा में एक ही जो शिक्षक होता है वो सारे विषय बच्चों को पढ़ा देता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा आगे की कक्षा में बढ़ता है वैसे वैसे उसको हर विषय के लिए अलग अलग अध्यापकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस विषय का जो क्या बोलते हैं वो विषय जो होता है वो अलग होता जाता है एक दूसरे से। साइंस जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में चेंज हो जाता है, हिस्ट्री जो है वो सिविक्स और ज्योग्राफी में हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, और बड़ी कक्षाओं में गणित पे, अंग्रेजी पे और विज्ञान का ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए रमसा के तहत एक्सपर्ट अपने जो विषय में जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं
उनकी नियुक्ति करने का भी प्रयास किया गया, उसको भी शामिल किया गया। ठीक है, मेहताब आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज रमसा के बारे में इतनी सारी बातें करी कि रमसा क्या है, सबसे पहले तो वो कब प्रारंभ किया गया, किस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया, किस आयु के बच्चों को उसमें सम्मिलित किया गया, क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या कार्य योजना थी, और कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं, सामग्रियां हैं, शिक्षक हैं जिनको जिनके ऊपर फोकस किया गया कि हमें क्या क्या करना है। और 2020 तक ये सुनिश्चित किया गया कि सारे बच्चे स्कूलों में ठहरे। ठीक है, तो और जो ये राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान योजना है, ये अभी भी चल रही है और इसमें दिन प्रतिदिन और सुधार किए जा रहे हैं जो भी आवश्यकता अनुसार है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सबको। यस मैम। ठीक है, ओके।